अच्छा, अब सेक्शन 10 क्या कहता है कि जी ट्रस्टी के खिलाफ ट्रस्ट एक्ट में कोई लिमिटेशन अप्लाई नहीं होती जब मर्जी आप दावा दायर कर दें। ठीक है, जब मर्जी आप दावा दायर कर दें उस पर कोई लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगी, उस पर कोई लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगी। ठीक हो गया। ये है आपका सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या कहता है कि जी नो सूट अगेंस्ट अ पर्सन इन होम प्रॉपर्टी वेस्टेड इन ट्रस्ट, vested in trust shall be barred by length of any time। ठीक है, shall be barred by length of any time। ठीक है, क्या कहता है कि जी कोई सूट जो कि आपने ट्रस्ट प्रॉपर्टी कोई पे दिया है, मतलब नो सूट अगेंस्ट एनी पर्सन vested in trust for any specific shall be barred by any length of time। ठीक है, कि ये टोटल क्रक्स आपका यही है सेक्शन 10 का। सेक्शन 10 का यही है कि जी कोई भी दावा जो कि आपने किसी ट्रस्ट प्रॉपर्टी पे करना है, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी किसी पर्सन को दी है जो कि वो ट्रस्ट के लिए है, ठीक है, तो वो आपका बार नहीं होगा, वो शैल बी बार, वो बार बाई एनी लेंथ ऑफ टाइम, मतलब जब आप मर्जी का दें शैल बी बार, के कोई भी दावा आपका बार नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी, वो जब मर्जी दायर कर दें बाई लेंथ, वो जितनी मर्जी पुराना हो, जितनी मर्जी पुराना हो, वो आपका कोई बार नहीं होगा ट्रस्टी के खिलाफ। ट्रस्टी क्या शौकत खानम ट्रस्ट है, ठीक है, ईदी ट्रस्ट है, सारा ट्रस्ट है, ये है इनके इनकी प्रॉपर्टीज पे या ट्रस्टी में कोई इनके अकाउंट्स के हवाले से या कोई आपकी उनकी प्रॉपर्टी की असाइनमेंट के हवाले से कोई भी आपका मैटर है, तो आप उसके लिए जब मर्जी सूट फाइल कर दें, कोई उसकी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, सिंपली आप इसको कह सकते हैं कि जी नो लिमिटेशन अगेंस्ट द सूट फॉर ट्रस्ट या अगेंस्ट ट्रस्ट, कि ट्रस्ट के प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई आपकी लिमिटेशन अप्लाई नहीं होती जब मर्जी आप दावा दायर कर दें। ठीक है, जब आप मर्जी दावा दायर कर देंगे उसके खिलाफ आपकी कोई लिमिटेशन अप्लाई नहीं होती। चलें, अब ये तो मेन आपको थीम मिला है, ठीक है, अब पीछे से आप स्टार्ट से पढ़ें तो फिर आपको काफी पता चलेगा। कहता है नो सूट अगेंस्ट अ पर्सन इन होम प्रॉपर्टी वेस्टेड इन ट्रस्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस आर अगेंस्ट हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वो जो ट्रस्टी था या उसके रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट आर असाइन नॉट बट असाइनीज not being assigned for valuable consideration for the purpose of following in his or their hands such property or proceed thereof or for an account of such property or proceed कि जी उस प्रॉपर्टी का या उस प्रॉपर्टी की प्रोसीड का हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोसीड जब जब प्रॉपर्टी सेल होती है तो उस सेल से हमें उस सेल के अगेंस्ट जो चीज हमें मिलती है तो हम उसको सेल प्रोसीड कहते हैं। ठीक है, सेल के अगेंस्ट जो पैसा होता है या तो प्रॉपर्टी के बारे में या प्रॉपर्टी की प्रोसीड के हवाले से कोई अकाउंट्स के वो करवाना है, तो ट्रस्टी या ट्रस्टी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ अब जब मर्जी सूट फाइल कर दें, ट्रस्टी या ट्रस्टी के रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ आप जब मर्जी सूट फाइल कर दें, उनके खिलाफ कोई लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता। ठीक है, उनके खिलाफ कोई लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता। अब आगे मजीद एक्सप्लेन करता है कि ये ट्रस्टी कौन हो सकता है।
कहता है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग फॉर द पर्पस दिस सेक्शन प्रॉपर्टी कंप्राइज इन हिंदू मोहम्मदन और बुद्धिस्ट रिलीजियन और चैरिटेबल इंस्ट्रूमेंट शैल बी डीम्ड टू बी प्रॉपर्टी वेस्टेड इन ट्रस्ट। कि आपकी वो प्रॉपर्टी हिंदुइज्म में आपने कोई गिफ्ट की हो, मोहम्मदन लॉ के तहत गिफ्ट की है, ट्रस्ट की है, बुद्धिस्ट लॉ के तहत किसी को प्रॉपर्टी वेस्ट की है ट्रस्ट में, तो आपका समझा जाएगा कि जी वो उस पे ये सेक्शन 8 अप्लाई होगा। वो मोहम्मदन लॉ के तहत है, बुद्धिस्ट लॉ के तहत है या हिंदू लॉज के तहत है। आगे कहता है एंड द मैनेजर ऑफ प्रॉपर्टी एंड मैनेजर ऑफ प्रॉपर्टी, मैनेजर जो प्रॉपर्टी मैनेज करता है, जिसको हम ट्रस्ट की लैंग्वेज में मुतवल्ली कहते हैं, ट्रस्टी कहते हैं, ठीक है। अब ये ट्रस्ट की लैंग्वेज में मुतवल्ली कहेंगे। इसी तरह अगर आप मस्जिद मुस्लिम लॉ मोहम्मदन लॉ के तहत देंगे तो मस्जिद में देंगे तो वो उधर कोई मौलवी साहब होंगे। अब हिंदू लॉ के तहत वो उधर कोई आपका होगा पंडित होगा। इसी तरह बुद्ध लॉ में कोई गुरु होगा या उनका कोई जो भी पर्सन उस प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहा होगा उसको हम कहेंगे ट्रस्टी। शैल बी डीम टू बी ट्रस्टी, वो ट्रस्टी होगा, उसको ट्रस्टी कहेंगे, ठीक है। ट्रस्टी का वो डिफाइन किया गया है, जो प्रॉपर्टी को संभाल रहा होता है, जिसके पास प्रॉपर्टी होती है उसको ट्रस्टी कहते हैं। मैनेजर जो होता है वो जो ट्रस्ट एग्जीक्यूट कर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा होता है उसको ट्रस्टी कहेंगे। कहता है कि जो मोहम्मदन लॉ बुद्धिस्ट लॉ या दूसरे किसी लॉ में उस मैनेजर का कुछ नाम और हो सकता है, लेकिन इस सेक्शन के तहत उस शख्स को जो कि वो प्रॉपर्टी मैनेज कर रहा है हम ट्रस्टी कहेंगे। और ट्रस्टी को कैसे डील करता है, वो आपका ट्रस्ट एक्ट है 1882 का, वो डील करता है कि जी वो ट्रस्टी की क्या लायबिलिटीज हैं, क्या उसकी पावर्स हैं और क्या ड्यूटीज हैं। ठीक हो गया। ये आपका बताता है वो सेक्शन 10 सिंपली बता रहा है कि जी ट्रस्ट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दी गई है तो उसका सूट आप जब मर्जी दायर कर दें, उसका उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होगी, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होगी। ये आगे जी आपका सेक्शन 11। सेक्शन 11 कहता है कि जी अगर आपका एग्रीमेंट होता है दुबई में, ठीक है, फरद साहब दुबई चले जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी उधर शुएब साहब होते हैं, उनके साथ वो उधर बैठ के एग्रीमेंट टू सेल कर लेते हैं। ठीक हो गया। फरद साहब जाके दुबई में एग्रीमेंट कर लेते हैं और वो फिर बाद में फरद साहब आके लाहौर में सूट फाइल कर देते हैं, लाहौर में सूट फाइल कर देते हैं। तो क्या होगा, लाहौर में सूट फाइल कर देते हैं तो लिमिटेशन कौन सा अप्लाई होगा, लिमिटेशन यही एक्ट, मतलब यही हमारा जो लिमिटेशन एक्ट 1908 है ये अप्लाई होगा। लिमिटेशन एक्ट भी यही अप्लाई होगा, लिमिटेशन एक्ट भी यही अप्लाई होगा। ये बता रहा है आपका सेक्शन 11। वैसे ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा आपके नॉलेज के लिए है, ये कभी एग्जाम में नहीं आया कभी भी। कहता है सूट इंस्टीट्यूटेड इन पाकिस्तान। सूट का कहाँ पे दायर कर रहे हैं हम, पाकिस्तान में। सूट कहाँ पे दायर कर रहे हैं, पाकिस्तान में। और कंट्रैक्ट कहाँ पे हुआ है, ऑन कंट्रैक्ट इंटर्ड इन अ फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री कहाँ पे, दुबई में कंट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। आर सब्जेक्ट टू रूल्स लिमिटेशन कंटेन इन दिस एक्ट। इस सेक्शन के तहत जो आपका इस एक्ट में जो होंगे लिमिटेशन आपका जो है मतलब इसी लिमिटेशन एक्ट में जो रूल्स होंगे वही फॉलो किए जाएंगे। कंट्रैक्ट आप जहाँ मर्जी जाके करें, किसी भी चाइना जाके करें, अमेरिका करें, बेल्जियम करें, जापान करें, ठीक है। दावा अगर आप लाहौर में करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं, तो रूल्स भी लिमिटेशन एक्ट 1908 के अप्लाई होंगे।
ठीक है, रूल्स भी यही अप्लाई होंगे, ये कहता है। आगे 2 कहता है नो रूल, नो फॉरेन रूल ऑफ लिमिटेशन शैल बी डिफेंस टू सूट। अब कहता है कि फॉरेन रूल्स जो होंगे वो कोई डिफेंस नहीं होंगे। नो फॉरेन रूल्स ऑफ लिमिटेशन शैल बी डिफेंस टू अ सूट इंस्टीट्यूटेड इन पाकिस्तान ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इन फॉरेन कंट्री, इन फॉरेन कंट्री। अब कहता है कि जी कंट्रैक्ट कहाँ पे हुआ है, दुबई में। ठीक है, दुबई में कंट्रैक्ट हुआ है और सूट कहाँ पे फाइल किया गया है, सूट लाहौर में किया गया है, जो कि पीछे हमने पढ़ा है। ठीक है, तो उस पे आपका जो फॉरेन के रूल्स होंगे वो आप एज ए डिफेंस उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी सूट कंट्रैक्ट उधर हुआ है तो आपका रूल्स भी लिमिटेशन उनके अप्लाई करें, नहीं, वो नहीं होगा। ये जनरल रूल है। जनरल रूल क्या है कि जी आपका जो फॉरेन कंट्रीज में कोई भी कंट्रैक्ट हुआ है उसकी बेस पे आप सूट लाहौर में करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं, तो उस पे फॉरेन रूल्स लिमिटेशन के वो अप्लाई नहीं होंगे, कोई आपका डिफेंस नहीं होंगे, कोई आपको कोई फ़ायदा नहीं देंगे। ये जनरल रूल है। उसकी एक एक्सेप्शन है, उसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, दैट द रूल्स एज एक्सटिंग्विश, that the rule extinguish the contract। अगर वो रूल्स कंट्रैक्ट को एक्सटिंग्विश करते हो, खत्म करते हो, देन आप वो अप्लाई कर सकते हैं, डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। या एंड पार्टीज वर डोमिसाइल्ड इन कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय सच रूल। ठीक है, अगर दोनों पार्टीज जो हैं उसी मुल्क के हों, उसी मुल्क की कंट्री के मतलब रिहायशी हूँ, डोमिसाइल उनका उधर हूँ। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड प्रिस्क्राइब बाई सच रूल, उस रूल के दौरान की जहाँ पे आपका जब ये आपका एग्रीमेंट हुआ है, दुबई में जब एग्रीमेंट हुआ है, अगर दोनों पार्टीज उधर के डोमिसाइल्ड है, ठीक है, तो देन उनके रूल्स अप्लाई हो सकते हैं। या अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका रूल्स जो है उनके कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म कर देते हैं तो देन अप्लाई हो सकते हैं, वरना अप्लाई नहीं होंगे, वरना अप्लाई नहीं होंगे। सिंपली आपका यही कहता है कि जी जो आपका कंट्रैक्ट बाहर हुआ है पाकिस्तान में, अगर आप सूट फाइल करते हैं तो लिमिटेशन आपकी यही होगी जो पाकिस्तान की होगी। ठीक है, इसी तरह अगर सपोज कि जी आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा जो है वो लिमिटेशन एक्ट इसी के तहत 3 साल में होता है। ठीक है, 3 साल में लिमिटेशन का एक्ट का दावा होता है। अब फॉरेन कंट्री स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एग्रीमेंट टू सेल हुआ, ठीक हो गया, तो पाकिस्तान में सूट फाइल करते हैं। एग्रीमेंट टू सेल वहाँ पे कब हुआ, वहाँ पे सपोज के एग्रीमेंट टू सेल हुआ है 1/1/2015 को, ठीक हो गया। अब तो पाकिस्तान में सूट कब फाइल होगा, 1/1/2018 को, ठीक है, 2018 को सूट फाइल होगा। अब जो दो कहता है कि जी नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर कहता है जी ऐसा मतलब दो में कहता है कि जी अगर सपोज के पाकिस्तान में तो 3 साल है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, अगर दुबई में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए 6 साल है, तो बंदा डिफेंडेंट कहे कि जी आके वो 4 साल बाद दावा करे पाकिस्तान में और कहे कि जी उधर में तो दुबई में हमने कंट्रैक्ट किया है, दुबई में तो है 6 साल, तो मैंने 4 साल के अंदर किया, तो विद इन लिमिटेशन है, तो मैं फाइल कर सकता हूँ। तो कोर्ट कहेगी कि नहीं, आपके फॉरेन रूल्स डिफेंस नहीं हो सकते आपके कंट्रैक्ट में, जब तक अगर वही रूल्स आपके कंट्रैक्ट को एक्सटिंग्विश ना करें, खत्म ना करें, या अगर वो रूल्स आपके कंट्रैक्ट को खत्म करते हैं तो फिर तो हो सकता है सपोज कि जी वो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग ये है कि जी जो कंट्रैक्ट उधर किया जाता है उसका कहीं और सूट फाइल नहीं कर सकते, या उसकी कोई दूसरी कंट्रीज में कोई वैलिडिटी नहीं है, तो वो कंट्रैक्ट एक्सटिंग्विश कर ले तो देन इधर इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर दोनों फरज साहब और शेख साहब दोनों दुबई के रिहायशी है, उनकी डोमिसाइल्ड भी उधर किया है जब ये कंट्रैक्ट किया गया है, देन इधर वो ही रूल्स अप्लाई कर सकते हैं।
अगर फराज साहब पाकिस्तान के हैं, वो दुबई के हैं, तो वो पाकिस्तान में फराज साहब दावा करते हैं तो पाकिस्तानी रूल्स अप्लाई होंगे। अगर दोनों उधर के हैं दुबई के, तो वो आपका उनका ये मतलब रूल्स अप्लाई किए जा सकते हैं। ये बताता है सेक्शन 11। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन, एनी क्वेश्चन? चलें जी, आज हमारा लास्ट सेक्शन होगा 12 और उसके बाद फिर छुट्टी। बस लास्ट सेक्शन है और उसके बाद फिर आप छुट्टी कर देंगे। इजी है सेक्शन 12, बहुत इजी है, वेरी इजी। के सेक्शन 12 क्या कहता है? आपका जो आपका टाइम लगेगा लीगल प्रोसीडिंग के लिए, जैसे एप्लीकेशन आप कॉपी लेते हैं, क्या करते हैं, कॉपी लेते हैं नकल ब्रांच से, आप कॉपी लेने के लिए आपको 1 महीना लग जाता है, तो वो 1 महीना टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। वो 1 महीना टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये क्या आंसर करता है? ये सेक्शन आपका 12 करता है। ठीक है, ये सेक्शन 12 करता है। अच्छा, क्या कहता है जी आपका 12? 12 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग, कि लीगल प्रोसीडिंग में जो आपका टाइम लगता है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है, वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है। जो 1 से 11 तक सेक्शन थे उसमें टाइम जो क्या होता था, टाइम एक्सटेंड होता था। ठीक है, टाइम एक्सटेंड होता था, टाइम एक्सटेंड, मैं सुन रही हूँ, 1 मिनट जरा मैं देखूँ कैसे बढ़ाते हैं। टाइम एक्सटेंड होता था। अब 12 से आगे 24 तक ये टाइम एक्सक्लूड होता है, टाइम एक्सक्लूड होता है, ये टाइम निकाल दिया जाता है। ठीक है, जो इसमें 1 से 11 तक हमने पढ़ा है वो आपका टाइम बढ़ा दिया जाता है। 1 से 11 नहीं, 4 से 11 टाइम आपका बढ़ा दिया जाता है। जैसे 4 में अगर कोर्स छुट्टी है, कोर्स में छुट्टी है, तो वो आपका टाइम एक्सटेंड कर दिया जाएगा। आपका सफिशिएंट काज दे देते हैं सेक्शन 5 के तहत, तो टाइम एक्सटेंड कर दिया जाएगा। सेक्शन 6 के तहत आप माइनर हैं तो वो जितनी देर तक आपकी मिनॉरिटी एंड नहीं होती आपका टाइम एक्सटेंड हो जाता है। यहाँ पे जो 12 से 24 तक है, यहाँ पे टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाता है, आपका टाइम निकाल दिया जाता है। कौन सा टाइम? जो आप लीगल प्रोसीडिंग में लगाते हैं, जो टाइम आप लीगल प्रोसीडिंग में लगाते हैं। ठीक हो गया? कहता है आपका एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग, कहता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट, appeal or application, any suit, appeal or application, the day from which the period is to be reckoned shall be excluded। जिस दिन टाइम स्टार्ट होना है, रेकॉर्ड होता है काउंट करना, जिस दिन टाइम स्टार्ट होना है वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। जैसे वो आप एग्जांपल है, जो आपकी जजमेंट डेट होती है, ठीक है, जो जजमेंट डेट होती है, सपोज के सूट डिक्री हुआ है, सूट डिक्री हुआ, डिक्री ऑन 1/1/2021 को। ठीक है, 1/1/2021 को है, तो यहाँ से टाइम स्टार्ट होगा, तो ये जो दिन है ये एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। मतलब जो जजमेंट की डेट होती है, जजमेंट डेट, जिस दिन दावा जिस दिन आपका दावा डिक्री होता है या सेंटेंस पास होती है या ऑर्डर मेड होता है, तो वो दिन आप एक्सक्लूड कर देते हैं, वो दिन खत्म कर देते हैं, वो दिन काउंट नहीं होगा। ठीक हो गया? तो आपने जो लिमिटेशन स्टार्ट करनी है, लिमिटेशन काउंट करनी है आपने 2/1/2021 से। ठीक है, यहाँ से फिर आगे आपकी लिमिटेशन स्टार्ट होगी। ठीक हो गया? ये है आपका 12A। आ गया 2। क्या कहता है? 2 कहता है कि जी आप
किसी अपील के लिए, लीव टू अपील के लिए कोई जो कि आप कॉपी साथ लगाते हैं, अटेस्टेड कॉपी जैसे होती है, जैसे हम कहते हैं रवियन जब भी फाइल करते हैं तो लाजमी उसके साथ हम अटेस्टेड कॉपी लगाते हैं, लाजमी, वरना वो रवियन इंटरटेन ही नहीं करते, वो डिसमिस कर देते हैं। तो वहाँ पे अटेस्टेड कॉपी हम साथ लगाते हैं किसकी, वो आर्डर, वो आर्डर, सूट, डिक्री या जो भी है जिसको हम चैलेंज कर रहे होते हैं उसकी अटेस्टेड कॉपी लगाते हैं। तो वो जो कॉपी लेते हुए जितनी टाइम आपका लगता है, ठीक है, वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, कहता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर अपील, अपील के लिए या एप्लीकेशन या लीव टू अपील और एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट, द डे ऑन विच जजमेंट कंप्लेंड, जो जजमेंट जिसके अगेंस्ट हम जा रहे हैं वाज प्रोनाउंस्ड एंड द डे टाइम रिक्विजिट फॉर obtaining the obtaining the copy of decree order a sentenced appealed from sought to be reviewed shall be excluded। ठीक है, अब वो टाइम जो कि रिक्विजिट है obtaining कॉपी के लिए, ठीक है, टाइम रिक्विजिट फॉर obtaining कॉपी, वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, वो टाइम आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, जो आपका टाइम किसी कॉपी के लिए आप लेते हैं, वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सपोज अब तो बहुत आसानी हो गया है, अब 1970 से पीछे चले जाएं, 60 से पीछे चले जाएं, तो वहाँ पे क्या होता था, एक आपका टाइपराइटर होता था, टाइपराइटर हम कॉपी लेने के लिए अप्लाई करते थे, तो वो अप्लाई कैसे होती थी, ओरिजिनल फाइल मंगवाते थे, ओरिजिनल फाइल को देख के स्टाइनो टाइप करता था, वही ऑर्डर टाइप करके उस पर स्टैंप्स वगैरह लगा के दी जाती थी, और उनके लिए वो कहते थे कि 1 महीना आपको टाइम लगेगा, और 1 महीने से पहले नहीं होगा, क्योंकि एक फाइल नहीं होती थी, पहले भी काफ़ी होती थी। तो सपोज कि आपको टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी 30 दिन लगते हैं, ठीक है, कितनी, 30 दिन लगते हैं, 30 डेज, तो फिर वो 30 डेज आपके एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। ठीक है, 30 डेज एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। सपोज के आपका के डिक्री हुआ है, सूट डिक्री हुआ है 1/1/2015 को, ठीक है, तो अपील कब होनी है, अपील आपने विद इन 30 डेज करनी होती है, अपील इन 30 डेज होती है, अपील 30 डेज होती है, तो आपने अपील कब करनी है, अपील डेफिनेटली आपने करनी है 1/2/2015 को अपील मूव करनी है। ठीक हो गया, 1/2/2000। अब आपने अप्लाई किया है कॉपी के लिए, और वो उसके लिए आपको 30 दिन लगे हैं, तो फिर आप 1/3/2020 तक फाइल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो टाइम आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, टाइम जो आपका लगेगा इसके लिए, टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी, एक तो वो टाइम जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुई है, वो जो मैंने ऊपर बताया था जजमेंट डिक्री, ये जो है ये टाइम वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये बताता है द डे ऑन विच जजमेंट कंप्लेंट वाज प्रोनाउंस्ड, वो एक्सक्लूड कर दी जाएगी, एक चीज। दूसरा, जो टाइम रिक्विजिट है कॉपी के लिए, वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बताता है। अब देखें कि आपका जो आजकल हम हाई कोर्ट में भी अप्लाई करते हैं, तो वो टाइम देते हैं, एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम लिखा होता है, वो 10 दिन का होता है। ठीक है, लोअर कोर्ट्स में चले जाएं तो वहाँ पे भी एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम भी देते हैं 10 दिन का। अब वो 10 दिन जब वो मतलब आपको ये टाइम कब स्टार्ट होता है कि सपोज एक क्वेश्चन भी आता है, बार बार करते हैं बच्चे कि जी ये 30 दिन आपको लगते हैं कॉपी लेने में। ठीक है, आपने कॉपी अप्लाई की, आपको कहा गया जी आपकी कॉपी
आपको इंटीमेशन आ जाता है, मैसेज आजकल भेज देते हैं कि जी आपकी कॉपी तैयार है। कॉपी आपकी तैयार हो जाती है 1/1/2020 को, 21 को, और आप कॉपी वसूल करते हैं 1 महीने बाद, तो लिमिटेशन पीरियड गुजर चुका होता है, वो नहीं काउंट किया जाएगा। इसका वो आगे मैं 5 में डिटेल के साथ बता देता हूँ। सिंपली कि जो टाइम आपको लगता है कॉपी को लेने के लिए, वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। थर्ड में भी तकरीबन यही बात की गई है। कहता है वेयर the decree is appealed from or sought to be reviewed, the time requisite for obtaining copy of judgment requisite for obtaining copy of judgment on which it is founded shall be excluded। वो टाइम आप एक्सक्लूड कर देंगे, वो टाइम आप एक्सक्लूड कर देंगे, वो ये बता रहा है। ऊपर थोड़ा जो 3 और 4 में माइनर सा डिफरेंस है, वो कौन सा है? वो माइनर सा डिफरेंस यही है कि जी आप ऊपर उन्होंने एक डे वो भी मिस किया है जब आपने जजमेंट प्रोनाउंस हुई है। ठीक है, जब आपकी जजमेंट प्रोनाउंस हुई है वहाँ पे वो टाइम भी एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, ये है जब जजमेंट कंप्लेंट वाज प्रोनाउंस। ठीक है, वो टाइम भी एक्सक्लूड किया गया है, और जो टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। यहाँ पे 3 में आगे जो टाइम आप कॉपी रिसीव करने के लिए देते हैं वो एक्सक्लूड किया गया है। ठीक हो गया। आगे कहता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर सेट एंड साइड द आर्डर। अब आर्डर अवार्ड आर्बिट्रेशन काउंसिल क्या करती है? अवार्ड देती है। आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 है, उसके तहत जो फैसला होता है उसको क्या कहते हैं? अवार्ड कहते हैं। ठीक है, मुसालती कमेटी जो मुसालती कोर्ट जो होती हैं, वो सालसी कोर्ट्स जो इसको कहते हैं, वो जो फैसला देते हैं उसको हम अवार्ड कहते हैं। सिविल कोर्ट जो देती है आपको क्लेम देती है, वो डिक्री होती है। और क्रिमिनल कोर्ट्स जो ऑर्डर पास करती हैं उसको हम कहते हैं सेंटेंस। ठीक हो गया। तो इसी तरह आपका इन कंप्यूटिंग द लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर एप्लीकेशन टू सेट असाइड द अवार्ड द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ अवार्ड। कॉपी ऑफ अवार्ड के लिए भी जो टाइम होगा वो भी एक्सक्लूड किया जाएगा। कॉपी ऑफ अवार्ड वो भी टाइम एक्सक्लूड किया जाएगा। वो भी टाइम एक्सक्लूड किया जाएगा। अच्छा, लास्ट वन है जी 12(5). कहता है जी कॉपी तो आपको जो कॉपी मिलेगी फिर कब टाइम स्टार्ट होगा, या कॉपी का कैसे आप उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? कहता है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्या? कि जब आप डिग्री या सेंटेंस की जो कॉपी लेते हैं, ठीक है, उसके बाद 3 में क्या कि जब आप किसी डिग्री की कॉपी लेते हैं। 4 में क्या? जब आप अवार्ड की कॉपी लेते हैं। ठीक है, द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी, क्या टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी। ठीक है, ऑर्डर कॉपी ऑफ डिग्री ऑर्डर और सेंटेंस, डिग्री ऑर्डर सेंटेंस जजमेंट और अवार्ड। ठीक है, इनके जो टाइम लगता है वो कैसे काउंट किया जाएगा? shall be deemed to be the time shall be deemed to be time intervening between the day on which apply, from the day on which apply, between day on the day on which application of copy is made, कि जब आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई कब की? सपोज के आपका ऑर्डर पास हुआ था, ऑर्डर कब पास हुआ था? डिग्री पास हुई, सूट डिग्री हुआ 1/1/2015 को। ठीक है, तो आपने अप्लाई कब किया? आपने अप्लाई किया सपोज के 10/1/2015 को आपने अप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। एंड द डे
actually intimated the applicant. क्या? They actually intimated the applicant to be day on which a copy will be delivered. इंटीमेटेड. अब उसको इंटीमेशन का टाइम, इंटीमेशन क्या कि जी उनको, आप आजकल ना हाई कोर्ट से मैसेज आ जाता है कि जी योर कॉपी इज रेडी फॉर रिसीविंग, कि आपकी कॉपी बन गई है. अब आपको मैसेज मिल जाता है, कब मैसेज मिल जाता है आपको? 20/1/2015 को. आपको कब मिलता है मैसेज? मिलता है 20/1/15 को कि जी आपकी कॉपी रेडी है, ठीक है, आप ले सकते हैं. तो कितनी आपका टाइम एक्सक्लूड होगा? वो आपको एक्सक्लूड कितनी टाइम होगा? वो सिर्फ 10 दिन. कितनी? 10 दिन. अच्छा, मैं एक और चीज क्लियर कर दूं कि आपको वो कह रहा है कि जी एंड द टाइम एक्चुअली इंटीमेटेड टू एप्लीकेंट टू बी ऑन द डे ऑन विच कॉपी विल बी रेडी फॉर डिलीवरी, कॉपी रेडी फॉर डिलीवरी. अब ये टाइम है. सपोज कि आपको 20 को मैसेज आ जाता है कि जी आपकी कॉपी रेडी है, आप ले लें, आपकी कॉपी रेडी है, आप ले लें. और ये आप कॉपी जाके वसूल करते हैं 30 को, 30/1/2015 को, ठीक है. और आप कहेंगे जी मुझे कॉपी मिली थी, मेरी ये रिसीविंग है, मैंने 30/1/2015 को कॉपी वसूल की है. तो ला कहता है नहीं, हम वो नहीं देखे. आप बेशक 2 महीने बाद कॉपी वसूल करें, 20 दिन 2 साल बाद कॉपी वसूल करें, उसका हमसे ठेकेदार नहीं है, उसके जिम्मेदार हम नहीं है. हम जिम्मेदार हैं उस दिन के जब आपको एक्चुअली इंटीमेट किया गया है. सपोज कि आप नकल फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि जी एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम है 10 दिन, तो वो 10 दिन में आपने जाके लेना है, ठीक है. तो वो 10 दिन ही काउंट किए जाएंगे, ठीक है. या आपको बता देते हैं कि आपने ये कॉपी 15 दिन बाद लेनी है, तो वो 15 दिन आपको इंटीमेट किया जाता है कि जी आपको 15 दिन में आपको मिल जाएगी. 15 दिन में अब बन तैयार हो गई है, आप लेते हैं 15 महीने बाद, ठीक है, या आप लेते हैं 1 महीने बाद, ठीक है, 40 दिन बाद जाके लेते हैं, वो नहीं काउंट किया जाएगा. हम कब कौन से काउंट किया जाएगा? जब आपने अप्लाई किया, ठीक है, और जब आपको एक्चुअली टाइम दिया गया वो, ठीक है. 10/1/2015 टू 20/1/15, ये आपका है 10 डेज. ये आपका ये टाइम होगा. मैं आपको फिर ये एक लास्ट टाइम रिवाइज कर देता हूँ. 12 सेक्शन 12 कहता है कि जी आपका जो लीगल प्रोसीडिंग पे टाइम होता है उस वो भी टाइम लिमिटेशन से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. कहता है कि जी आपका सूट अपील एप्लीकेशन जिस दिन रैकेंड होता है, जिस दिन स्टार्ट होता है, वो टाइम एक्सक्लूड कर देते हैं. जैसे डिक्री हुई, सूट डिक्री हुआ, आपका टाइम स्टार्ट हो गया अपील के लिए, तो जो टाइम 1/1/2021 को डिक्री हुई, टाइम स्टार्ट हुआ, तो वो टाइम आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. वो दिन 1/1/2021 को वो एक्सक्लूड होगा. आपका जो टाइम स्टार्ट होगा 2/1/2021 से. नेक्स्ट कहता है कि जी आपका जो आपने कोई अपील करनी है, रिव्यू करना है एप्लीकेशन, या आपने लीव टू अपील देनी है, ठीक है, तो उसके लिए जो आप जिस जजमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है, जिस जजमेंट के अगेंस्ट आप जा रहे हैं, वो जजमेंट जब प्रोनाउंस हुई थी वो डे एक्सक्लूड किया जाएगा, वो दिन शामिल नहीं होगा. उसके बाद उस जजमेंट की कॉपी लेने के लिए जो आपको टाइम रिक्विजिट है, लगता है, ठीक है, 30 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितनी भी होगा, वो टाइम भी एक्सक्लूड किया जाएगा, ठीक है. थर्ड वन कहता है कि जी आप किसी डिग्री की कॉपी लेने के लिए आपको टाइम लगता है, वो टाइम एक्सक्लूड किया जाएगा. फोर्थ कहता है अवार्ड की कॉपी लेने के लिए जितनी टाइम लगता है वो एक्सक्लूड किया जाएगा, ठीक है. और 5 कहता है कि जी ये तो हमने बताया कि जी कितनी टाइम लगता है वो आप एक्सक्लूड किया जाएगा, लेकिन वो टाइम कैसे काउंट होगा? वो टाइम ऐसे काउंट होगा जब आपने अप्लाई किया, ठीक है, अप्लाई फॉर कॉपी, ठीक है, अप्लाई फॉर कॉपी, ठीक है, ये अप्लाई फॉर कॉपी, ठीक है. और उसके बाद है जब
इंटीमेशन फॉर रिसीव रिकवरी, ठीक है, ये आपका इंटीमेशन फॉर ऑफ इंटीमेशन ऑफ डिलीवरी, ये जो टाइम होगा इनका बिटवीन आपका टाइम एक्सक्लूड किया जाएगा। क्या बिटवीन, बिटवीन बिटवीन कौन सा, ये, ठीक है, बिटवीन अप्लाई टू कॉपी एक एक और इंटीमेशन टू डिलीवरी, ये तन डेज हैं, तो ये 10 दिन एक्सक्लूड किए जाएंगे। ये है आपका सेक्शन पार्ट। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।